मैं डॉक्टर अंशुल सिंह, समाजशास्त्र विभाग। आज हम समाजशास्त्र के BSOE 141 कोर्स के तहत नगरीय समाजशास्त्र की इकाई 8 और 9 में प्रवासन और व्यवसाय अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहला अवधारणा, प्रवासन। तो जानते हैं कि प्रवासन का अर्थ क्या है। प्रवासन एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पर व्यक्तियों का जाना, चाहे ये जाना स्थायी हो अथवा अस्थायी रूप से हो, प्रवासन कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासियों की व्याख्या ऐसे व्यक्तियों के रूप में की है जो 1 वर्ष की अधिक अवधि तक दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं। उसके पीछे कारण चाहे जो भी रहे हों, वे प्रवासी कहलाते हैं। और ये जो उनके प्रवास करने की क्रिया है, ये प्रवासन कहलाती है। यहाँ पर हमें यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रवासन जो है वो कोई नई अवधारणा नहीं है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। मनुष्य की प्रवृत्ति सदैव से ही घुमंतू रही है, चाहे वह भोजन के लिए हो, चाहे वह शिकार के लिए हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मनुष्य की प्रवृत्ति रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रवास की प्रक्रिया है, क्रिया है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है। एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्रवासन है और जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करता है, तो उसका जो ये स्थानांतरण होता है, ये प्रवासन कहलाता है। और जो जाने वाले लोग हैं, अर्थात उनकी जो संख्या है, वो इमिग्रेंट्स कहलाती है, यानी कि प्रव्रजक कहलाती है। और जहाँ पर वे जाकर बस जाते हैं, उसको आवासन यानी कि इमिग्रेशन कहते हैं। और जो आकर बसने वाली जनसंख्या है, उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो देश जहाँ से व्यक्ति आता है, अर्थात उसका मूल देश, और जहाँ वो जाता है, वो उसका प्रवासी देश कहलाता है। अर्थात हम भारत के हैं तो ये हमारा मूल देश है, और हम कनाडा में या अमेरिका में या इंग्लैंड में जाकर बस जाते हैं तो वो हमारा प्रवासी देश कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम घूमने के उद्देश्य से गए हैं या व्यापार के उद्देश्य से गए हैं, अर्थात हम कोई अल्प समय के लिए अगर हम रुकते हैं कहीं पर, या फिर व्यापारिक उद्देश्य से जाते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं, तो ये अल्पकाल के लिए रुकना जो है, ये प्रवासन की श्रेणी में नहीं आता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में भी प्रवासन को बहुत महत्व दिया गया है, और भारतीय जो समुदाय है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रवासी देश है। प्रवासन को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि कोई भी जो समाज है वो गतिशील होना चाहिए, और उसके एक भाग में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों को दूसरे भाग में भी पहुंचाए जाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, या उसके मार्ग खुले होने चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों से ही प्रवासन का जो महत्व है वो स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये प्रवासन है, या जिसे हम देशांतरण कह रहे हैं, आने जाने की प्रक्रिया कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन से कारक होते हैं वो काम करते हैं। तो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण काम करते हैं, जिनको हम पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कह सकते हैं। अर्थात एक जिसे कह सकते हैं प्रत्याकर्षक या ढकेलने वाले कारक, जिनको अंग्रेजी में हम पुश फैक्टर कहते हैं, और आकर्षक कारक जिनको कि हम पुल फैक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से कारक हैं। प्रथम हम बात करते हैं आकर्षक यानी कि पुल कारकों की। तो इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं कि जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी ओर जाने के लिए आकर्षित करते हैं।
इस और इन कारकों में जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जो प्रवासन होता है, उस प्रवासन में इन आकर्षक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या हम ये कह सकते हैं कि मुख्यतया ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाले प्रवासन में आकर्षक कारकों की मुख्य भूमिका होती है। तो आखिर इसमें से कौन-कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में जो रोजगार और व्यवसाय के जो अवसर होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और दूसरे वहाँ पर अधिक आय अर्जित करने के हमको अवसर मिलते हैं, यानी कि एक से अधिक स्रोतों से भी हम अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, प्रशिक्षण है, आवास की जो सुविधाएँ होती हैं और जो मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता है, और हम कह सकते हैं कि एक वहाँ पर जो भौतिक सुख संसाधनों की उपलब्धता है, एक जो नगरीय जीवन शैली का आकर्षण है, तो ये सभी आकर्षक कारक मिलकर व्यक्ति को ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है कि जब इन कारकों से आकर्षित होता है, तो उसका जो मूल निवास स्थान होता है, उसको छोड़कर वो कहीं और चला जाता है, और इसे सकारात्मक कारकों की भी संज्ञा दी गई है। और दूसरा एक ये भी है कि जो ये आर्थिक विकास होता है, तो भौगोलिक क्षेत्रों में हम सभी जानते हैं कि समान रूप से नहीं होता है, और चूंकि विकास ही एक ऐसा कारक है कि जिससे गांव से शहरों की ओर प्रवास मुख्य रूप से होता है, क्योंकि ग्रामीणों में एक अवधारणा बनी हुई है कि जो शहरी भूमि है या शहरी जो स्थान है, नगरीय स्थान है, वो एक समृद्ध जीवन का एक कारक है, या मतलब उसको इंडिकेट करता है। तो लोग शहरी जीवन को मानते हैं कि वहाँ का जो औपचारिक प्रशासन होता है, जो वहाँ पर बैंकिंग से संबंधित जो भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था है, या और भी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आकर्षक कारकों का काम करती हैं और व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरे अगर हम कारकों की बात करें, तो आते हैं प्रत्याकर्षक या ढकेलने वाले कारक, और ये वे कारक हैं जो व्यक्ति को अपना मूल निवास छोड़ने के लिए विवश करते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं है, या व्यक्ति कोई स्वेच्छा से नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसी आप कह लीजिए विवशताएं समक्ष आ जाती हैं व्यक्ति के, या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहां से उसका मन एकदम से उखड़ जाता है, यानी कि वो वहां पर रहना नहीं चाहता। उसको लगता है कि जब वो अपना ये मूल स्थान छोड़ देगा, तभी उसके जीवन की उन्नति संभव है, या उसके जीवन में सुधार संभव है। तो आइए देखते हैं कि ये जो पुश फैक्टर हैं, अर्थात ढकेलने वाले कारक हैं, प्रत्याकर्षक कारक हैं, ये कौन कौन से कारक हैं, कि आखिर कौन से ऐसे कारक है कि जिनकी वजह से व्यक्ति इतना बाध्य हो गया कि उसको अपना जो मूल स्थान है उसका परित्याग करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो रोजगार के अवसरों का अभाव होता है, ये मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने में। हम सभी जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि कोई ना कोई हमारे पास हमारे जीवन को चलाने के लिए एक आजीविका होनी चाहिए, कोई एक आय का साधन होना चाहिए, कि जिससे हम अपनी आय अर्जित कर सकें, एक बेहतर जीवन हम अपना व्यतीत कर सकें। और जब इन्हीं साधनों का अभाव हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि स्थान का मोह हमको त्यागना ही पड़ेगा, अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। तो रोजगार के अवसरों का अभाव, या कह लीजिए कि आय अर्जित करने के साधनों का अभाव जो होता है, ये प्रमुख प्रत्याकर्षक या ढकेलने वाला कारक है। इसके अलावा शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव, या उन्नति के जो अवसर हैं उनका कम होना। इसके अलावा अगर व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, या उसका तिरस्कार हो रहा है, वैमनस्य वो बढ़ गया है, आपस में शत्रुता बढ़ गई है, या लोगों को लगता है कि जहाँ वो रह रहे हैं उनके आसपास का परिवेश, उनका सामाजिक परिवेश वो इतना अच्छा नहीं है, व्यक्ति उसमें अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। या इसके अलावा कई बार जो राजनीतिक आधार पर, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर जो लोगों से भेदभाव किया जा रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि अब मूल निवास छोड़ देना चाहिए हमको, और तभी हमें जो ये कष्ट मिल रहे हैं इनसे हमें छुटकारा मिल सकेगा। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं पर कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए या कुछ हुए, तो लोग वहां पर अपना जो मूल स्थान है वो छोड़ने लगते हैं, मकान बिकाऊ है, इस तरीके के
वाक्य लिख के अपने घरों में या बाहर लिख देते हैं और फिर वो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। तो अक्सर इस तरीके की खबरें हम देखते रहते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रत्याकर्षक कारक में ही रखे जा सकते हैं कि व्यक्ति को वहां का माहौल इतना घुटन भरा लगता है कि उनको लगता है कि अगर वो अपना मूल स्थान छोड़ देंगे तो वो किसी अच्छे रास्ते पर, किसी अच्छी जगह पर चले जाएंगे और जो भी उनको यातनाएं या कष्ट झेलने पड़ रहे हैं वो उनको नहीं झेलने पड़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जो देशांतरण या प्रवासन कह लीजिए, उसके जो कारक हैं मुख्य रूप से जिनको दो भागों में बांटा गया, आकर्षक और प्रत्याकर्षक, अर्थात पुल और पुश फैक्टर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रवासन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं, अर्थात प्रवासन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम इनको वर्गीकृत करें तो एक अंतरराष्ट्रीय प्रवासन होता है और एक आप कह लीजिए देशीय या जो देश के अंदर ही एक प्रवासन पाया जाता है वो होता है आंतरिक प्रवासन जिसे हम कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाए और वहां पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। जैसे कि कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिकी देश में या इंग्लैंड में, कनाडा में या विश्व के किसी भी अन्य देश में अगर जाकर निवास करने लगता है तो ये प्रवासन अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहलाता है। और जो दूसरे प्रकार का प्रवासन है जिसे हम आंतरिक प्रवासन कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने देश की सीमा के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करने लगता है। ये स्थान उसका शहर, एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है। और भारत में जो ये आंतरिक प्रवासन है इसके हम चार प्रमुख रूप देख सकते हैं। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासन, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन, तीसरा है नगरीय से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन और चौथा है नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासन। तो आइए एक एक करके हम इन प्रवासन के स्वरूपों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन। तो इसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर जो अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों का प्रवासन होता है और वो भी कि किसी एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, किसी एक गांव से हैं और जब वो विवाह के उपरांत वो दूसरे गांव में चली जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन नहीं होता है, लेकिन इस प्रवासन में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की भी प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा हम बात करते हैं कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन, और ये हम कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जा रही है। बहुत हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जो प्रवासन की प्रवृत्ति है इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। और अभी जैसे मैंने आपके समक्ष आकर्षक कारकों की बात की थी, तो ये ग्रामीण से नगरीय जो क्षेत्रों की ओर प्रवासन हो रहा है इसमें आकर्षक कारकों की मुख्य भूमिका है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी जीवन शैली है या जो उनके रहने के अवसर हैं या उनके आय के जो अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, वो इतने उन्नत नहीं हैं या उतनी सुख सुविधाएं उनको अपने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल सकेंगी जितनी कि नगरीय क्षेत्र में मिलेंगी। तो बहुत सारे कारक होते हैं जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन को कह सकते हैं हम कि बल देते हैं। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का प्रवासन है नगरीय से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन, इसमें भी वृद्धि देखी गई है। पहले हम मानते थे कि मुख्यतया लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में ही जाते हैं, लेकिन अब एक नगर से दूसरे नगर में जाने की प्रवृत्ति भी इधर काफी वर्षों में देखी गई है कि उसमें भी वृद्धि हो रही है। और ये क्यों हो रही है, इसमें भी रोजगार के अवसर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हम जैसे देखते हैं कि बेंगलोर है जो हमारा सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, एक सॉफ्टवेयर उद्योग वहां पर पूरा स्थापित हो चुका है। तो इस क्षेत्र से, इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो वहां पर जाना पसंद करते हैं। वहां पर उनको, चूंकि उन्हें लगता है कि उनके इस क्षेत्र से संबंधित उनको रोजगार से के अवसर अधिक उपलब्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को कोई फिल्म उद्योग में जाना चाहता है, सिनेमा जगत से जुड़ना चाहता है, तो उसको लगता है कि सबसे ज्यादा उसके लिए जो अच्छा क्षेत्र हो सकता है वो मुंबई, महाराष्ट्र, ये क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर इन उद्योग धंधों का मुख्य रूप से प्रभुत्व है।
तो हम देखते हैं कि ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर बल्कि नगरीय से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन की जो प्रवृत्ति है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जाने की प्रवृत्ति भी काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भले ही वो नगर में रह रहे हैं, लेकिन जो एक बड़े नगर में हम जिसको महानगर कह सकते हैं, कि महानगर में जो उनको सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं, वो उनको जब अपने छोटे शहरों में नहीं मिलती हैं, तो भी लोग क्या करते हैं कि दूसरे शहरों की ओर जाने लगते हैं। जैसे कि आस-पास के क्षेत्र हैं होते हैं, कोई छोटा क्षेत्र है जैसे लखनऊ है, उसके आस-पास के जो क्षेत्र हैं, हरदोई है, सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली है, लखीमपुर है, कुछ ये मैंने आपको चंद नाम गिनाए। तो ये चूँकि लखनऊ से अगर हम तुलना करेंगे इन शहरों की तो काफ़ी छोटे हैं, और लखनऊ चूँकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो सुख-सुविधाएँ हो सकती हैं, जो बाकी शहरों में उनका अभाव देखने को मिलेगा, तो लोग अपने आप उनके अंदर टेंडेंसी बन जाती है कि हमको इस नगर में जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो छोटा शहर है या जो उनका मूल निवास था, उसको छोड़कर वो बड़े शहरों की ओर जाने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा नगरीय से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन। और एक और जो चौथा और अंतिम स्वरूप है आंतरिक प्रवासन का, इसमें हम कह सकते हैं कि नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासन की प्रवृत्ति भी कई बार देखी जाती है। जब लोग गाँव से नगरों में जाते हैं और इस आशा के साथ जाते हैं कि उनको रोज़गार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, या अगर वो कोई व्यापार या उद्योग धंधा कोई स्थापित करना चाहते हैं, उसमें सफल होंगे। और कई कारणोंवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर वो नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी वापस आने लगते हैं। और कोविड 19 महामारी के दौरान ये प्रवृत्ति देखी गई थी, जब लाखों की संख्या में जो प्रवासी मज़दूर थे, वो शहरों से गाँव की ओर पलायन किए। जब उनको ये लगा कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य का जो खतरा है, उनके जीवन को लेके जो खतरा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने माफ़ी चाहूँगी, नगरीय से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन करना प्रारंभ किया। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि अगर लोग इस आशा से जाते हैं कि उनको रोज़गार के अच्छे अवसर मिलेंगे और किन्हीं कारणोंवश ऐसा नहीं हो पाता है, तो भी लोग उस स्थान को त्याग कर ग्रामीण क्षेत्र की ओर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रवासन के 2 मुख्य रूप हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और आंतरिक प्रवासन, और आंतरिक प्रवासन के 4 स्वरूपों की चर्चा हमने की। अब देखते हैं कि जो प्रवासन है, इसमें कई बार बहुत सारी बाधाएँ भी देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रवासन इतना सरल होता है, या जितना हम कह देते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है या बसना है, कहने में जितना ये आसान लगता है, दरअसल उतना आसान नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो कि इसमें बाधा बन जाते हैं या गतिरोध बन जाते हैं, जिसे हम हर्डल कह सकते हैं कि प्रवासन की मुख्य बाधाएँ क्या होती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, वो एक तर्कशील, चिंतनशील, विवेकशील प्राणी है, और जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो हम उसके सभी जो भी परिणाम हैं, उसके जो भी हानि-लाभ हैं, उन सब को एक अच्छी तरीके से उनका विश्लेषण अपने मस्तिष्क में करते हैं कि अगर हम ये अमुक कार्य, अमुक गतिविधि करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा, और अ, उसके क्या जो एक कह सकते हैं हम कि रिजल्ट निकल कर सामने आएँगे। और जो भी व्यक्ति है, अर्थात कोई प्रवासी है, तो वो कोई स्थान जो है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको ये नहीं लगेगा कि उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसका जो वर्तमान निवास स्थान है और जहाँ पर वो जा रहा है, वो उसके वर्तमान स्थान से अधिक बेहतर नहीं होगा, तब तक कि वो अपना वर्तमान स्थान या मूल निवास छोड़ना पसंद नहीं करता है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति की इच्छा ना होते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ता है। जैसे कि युद्ध हो गया, या फिर कई बार कुछ ऐसे कारण राजनीतिक कारण उभर गए,
ऐसे कारण, आर्थिक कारण आ गए कि व्यक्ति को मजबूरन अपना जो निवास स्थान होता है वो छोड़ना पड़ता है। तो हम चलिए चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बाधा बन जाते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो दूरी है, ये प्रवासन का एक मुख्य बाधा बनती है। कैसे बनती है कि अगर बहुत ज़्यादा दूरी होगी, तो मनुष्य कहीं न कहीं संकोच करता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि अगर कोई ऐसी घटना हुई या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो वो कितना मतलब चाहते हुए भी अपने जो मूल निवास स्थान है वहाँ पर बहुत जल्दी नहीं पहुँच सकेगा। इसके अलावा अगर वो बहुत दूर भी जाता है, निवास स्थान अपना बनाता है, तो वहाँ पर व्यय और जोखिम होने के मतलब जोखिम के जो खतरे होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी एक तरीके से क्या है कि प्रवासन का एक मुख्य कह सकते हैं कि बाधा है या एक रुकावट बनती है। इसके अलावा भाषा है, संस्कृति है, रीति-रिवाज़ है, ये भी प्रवासन में बाधा बनते हैं। किस तरीके से कि जो मनुष्य है, उसका स्वभाव ये होता है कि हम अपनी जो बोली है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपने रीति-रिवाज़ हैं, इनमें ही हम क्या करते हैं कि उठना-बैठना पसंद करते हैं। और जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये धारणा होती है कि वहाँ पर दूसरी संस्कृति के, दूसरी बोली बोलने वाले लोग होंगे। तो व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं हम अलग-थलग ना हो जाएँ या समायोजन की समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो ये जो संस्कृतियों का अलग होना है, उसमें विविधता होना है, ये भी कहीं न कहीं एक बाधा के रूप में उभर कर सामने आती है। तीसरा हम देखते हैं कि व्यक्ति को जो अपने वर्तमान स्थान से लगाव होता है, अपने व्यवसाय से जो लगाव होता है, वो भी प्रवासन में एक बाधा के रूप में काम करता है। मनुष्य को क्या है कि एक जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, उसके जीवन का अधिकांश जो हिस्सा है वो व्यतीत हुआ है उस स्थान पर, तो मनुष्य उसका मोह जल्दी त्याग नहीं पाता है और उसको छोड़ने में उसे संकोच लगता है। उसको ये लगता है कि हम यहाँ पर रहे हैं, चूँकि उसका जो व्यवसाय है, उसका जो परिवार है, उसका जो पास-पड़ोस है, उनसे व्यक्ति इतना घुल-मिल चुका होता है, उसका भावनात्मक लगाव होता है कि व्यक्ति उस स्थान को छोड़ नहीं पाता इतनी जल्दी। और हालाँकि उसे पता होता है कई बार कि अगर ये स्थान छोड़ देगा तो उसको जीवन को उन्नत करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, उसको अधिक आय प्राप्त हो सकती है, उसका जो जीवन स्तर है वो और अधिक बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर भी जो ये भावनात्मक लगाव है व्यक्ति का अपने निवास स्थान से और व्यवसाय से, वो एक दूरी एक कारण बनता है, एक बाधा बनता है प्रवासन की। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रवास क्षमता यानी कि माइग्रेशन कैपेसिटी किसी स्थान की, तो जो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर अगर बसना है हमें, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की क्षमता, एक निडरता और एक कह सकते हैं कि हमारे अंदर प्रगतिशीलता की भावना होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है, तो हमारे मन में कहीं न कहीं संकोच होगा कि हम नई जगह पर कैसे रहें, कैसे अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करें। और ज़्यादातर ये जो कमी देखी गई है, ये ग्रामीणों में देखी गई कि जब वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर नगरों में जाते हैं, तो उनके मन में ये संकोच होता है, क्योंकि एक तो अशिक्षा भी कहीं न कहीं इसमें एक प्रमुख बाधा होती है कि उनको लगता है कि हम दूसरे से कैसे बात करें, कैसे अपनी बात सामने वाले के सामने रखें। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें उनके सामने कुछ तत्व आ जाते हैं, जो उनको बाधा के रूप में दिखते हैं। और हम ये देखते हैं कि भारत में जो पंजाबी समुदाय है उसमें प्रवास की क्षमता सबसे अधिक है। कनाडा में तो आप देखते हैं कि एक मिनी पंजाब ही बस चुका है। तो ये मतलब एक प्रवास जो क्षमता है अगर वो व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो भी कहीं न कहीं प्रवासन में बाधा का काम करती है। इसके अलावा कुछ नियम भी होते हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की बात करें, तो हमें एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने के लिए कई औपचारिक नियमों का पालन करना पड़ता है, कई औपचारिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उनसे गुज़रना पड़ता है। तो अगर ये जो नियम होते हैं, ये कई देश जो है वो बहुत कठोर बना देते हैं नियम, तो व्यक्ति को उसमें भी कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है
कि इन नियमों को कैसे वो पूर्ण करे, या इतनी ज़्यादा कई बार कागज़ी कार्यवाही करा ली जाती है, तो व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि अरे पहले ही जब इतना ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं, तो पता नहीं वहाँ पर बसने के बाद हमारे सामने कैसी-कैसी परिस्थितियाँ आएँगी। तो ये जो नियम होते हैं कई बार ये इतने कड़े होते हैं कि व्यक्ति को संकोच होने लगता है अपना स्थान छोड़ने में। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रवास के नियम हैं, ये भी कहीं न कहीं प्रवासन में एक मुख्य बाधा का काम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी-कभी जो आने-जाने का जो खर्चा होता है, जिसे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस कह सकते हैं, ये भी कई बार इतने ज़्यादा होते हैं कि व्यक्ति को संकोच लगता है। अर्थात जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और उतना ही ज़्यादा जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, अर्थात जो यात्रा का खर्चा है हमारा, वो ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है, तो फिर उन परिस्थितियों में प्रवास जो है वो कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो कि प्रवासन में बाधा बनते हैं, बाधा का काम करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रवासन में कौन-कौन से कह सकते हैं कि परिणाम उत्पन्न होते हैं। क्या कौन-कौन से हम देखते हैं कि इसके मतलब रिज़ल्ट निकल कर हमारे सामने आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रवासन के जो परिणाम हैं, वो जनसांख्यिकीय परिणाम कौन-कौन से होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रवासन हम उसे कहते हैं जब व्यक्ति अपना एक भौगोलिक स्थान छोड़कर दूसरे भौगोलिक स्थान पर चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, वो एक तो व्यक्ति जहाँ से जा रहा है, वहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति जहाँ गया है, वहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लैंगिक जो अनुपात होता है, वो भी कहीं न कहीं बिगड़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो है वो प्रवास की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जो प्रवास होता है, उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो पुरुषों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाती है, शहरों में वही संख्या बढ़ती जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या जो होती है, वो ज़्यादा हो जाती है पुरुषों की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि प्रवासन का ये जनसांख्यिकीय परिणाम निकल कर आता है कि जो लैंगिक अनुपात होता है, वो व्यक्ति जो स्थान छोड़ता है, वहाँ पर भी बिगड़ता है और जहाँ पर जाता है, वहाँ पर भी उसमें असमानता आने लगती है। इसके अलावा अगर हम सामाजिक परिणामों की बात करें, तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो प्रवासी व्यक्ति होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के एक तरीके से वाहक होते हैं। क्यों कैसे वाहक होते हैं कि जहाँ से वो जा रहे हैं, तो अपनी एक संस्कृति लेकर जा रहे हैं और जहाँ पर वो जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति से वो प्रभावित होते हैं, अर्थात उनके अंदर वो दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होने लगता है। तो जब व्यक्ति दोनों तरीके की संस्कृतियों का मिश्रण उसके अंदर होता है, तो एक जो मानसिक संकीर्णता होती है, जो एक संकोच होता है, वो व्यक्ति में धीरे-धीरे कम होने लगता है। ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति हो जाते हैं, उनका जो सोचने का और उनकी जो मानसिकता है, वो थोड़ी-सी वृहद हो जाती है। लेकिन कभी-कभी नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यक्तियों के बीच में आपस में शत्रुता बढ़ जाती है, व्यक्तियों को ये लगता है कि वो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, अर्थात उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा व्यक्ति कभी जुआ जैसी गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं या अपराध के क्षेत्र में भी चले जाते हैं। तो ये सामाजिक परिणामों के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकल कर सामने आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रवासन के परिणामों में आर्थिक परिणामों की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि प्रवासन जो होता है, ये विदेशी विनिमय का भी एक तरीके से स्रोत बन जाता है। जब व्यक्ति जाते हैं बाहर किसी अन्य देश में और फिर वहाँ से पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तरीके का हमारा जो मुद्रा भंडार होता है, वो बढ़ता जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुबई में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग देशों में, कतर वगैरह में काम कर रहे हैं। तो जब वहाँ से वो पैसा कमा कर भेजते हैं अपने घरों में, तो हम कहते हैं कि मतलब एक तरीके से उनके तो रहन-सहन में वृद्धि हो ही रही है, उनका जो आर्थिक स्तर है वो तो अच्छा हो ही रहा है, उनके परिवार का भी साथ-साथ हो रहा है। तो जब समाज में ये बड़ी संख्या में होने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि एक आर्थिक सुधार भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पर्यावरणीय परिणाम
परिणामों की बात करें तो ये कहीं न कहीं नकारात्मक रूप में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में गया रोज़गार के अवसर की तलाश में और उसको उतने अच्छे रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाए और जब उसके पास रोज़गार के अवसर नहीं है, उसकी आय उतनी अधिक नहीं है, तो व्यक्ति के समक्ष रहने की भी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो कहाँ पर रहे, कहाँ पर अपना आवास बनाए और जब उसके पास धन का अभाव होगा, पैसे का अभाव होगा, तो फिर व्यक्ति क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी उनको थोड़ा बहुत जगह मिलती है, वो झोपड़पट्टी डालकर रहने लगते हैं अर्थात इस तरह से मलिन बस्तियों का विकास होने लगता है। इसके अलावा जब ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं नगर में, तो क्या होता है कि जनसंख्या का दबाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने लगता है, तो हम देखते हैं कि कई बार जो वाटर लेवल है, जल स्तर जो है वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इन सब की समस्या भी बढ़ जाती है। जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, उनका ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाता है तो ये भी एक समस्या बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रवासन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएँ हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक परिणाम होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, तो जहाँ से व्यक्ति जाते हैं और जहाँ पहुँचते हैं, अर्थात जहाँ से हम गए, हमने हमारा जो मूल स्थान है और जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रवासी स्थान है, वहाँ दोनों जगह की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होने लगती है। अगर भारत में प्रवासन और प्रवासन की प्रवृत्तियों की अगर हम भारत में बात करें कि यहाँ पर कैसे शुरुआत हुई और क्या महत्व है भारत की दृष्टि से देखें, तो सर्वप्रथम हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जो प्रवास है उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हम 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा जो है वो साल 2003 से प्रारंभ हुई। पहले शुरुआती वर्षों में उसको प्रत्येक वर्ष मनाया जा कारण ये था कि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो हम 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते थे। अब क्या हुआ कि 2015 के बाद से इसमें थोड़ा-सा संशोधन किया गया और अब ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, अब ये प्रतिवर्ष ना मनाए जाने ना नहीं मनाया जाता बल्कि अब इसको प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था, ये इंदौर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश का एक मुख्य शहर है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको मनाने का कारण ये है कि प्रवासियों की भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास में क्या भूमिका हो सकती है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है, प्रवासी जो है वो अपने देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान दे सकते हैं। तो प्रवासियों को एक मंच मिल सके इसके लिए ये दिवस मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ की गई। और हम देखते हैं कि भारतीय मतलब दुनिया के प्रत्येक देश में फैले हुए हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जो मतलब विश्व का हर 5वाँ या 6वाँ व्यक्ति है वो आपको भारतीय मिलेगा। अमेरिका में आप जितने भी देख लीजिए बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके जो सीईओ हैं, वहाँ हर महत्वपूर्ण जो पद है वहाँ पर भारतीय ही बैठे हुए हैं। तो इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि जो प्रवासन है और भारत है, ये मतलब भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है और भारत स्वयं भी एक बहुत बड़ा प्रवासी देश बनता जा रहा है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि पहले जो प्रवासन की नीतियाँ हुआ करती थीं, इनमें ये नीतियाँ ऐसी होती थी कि दीर्घ काल के लिए लोगों को अनुमति देती थी अपने यहाँ रहने के लिए, अपने यहाँ रुकने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन के बाद एक देशों में प्रवृत्ति आई कि उन्होंने जो बाहर के जो लोग थे उनको मतलब उनके एक तरीके से आप कह लीजिए कि स्थायी रूप से रुकने से उनको कुछ न कुछ दिक्कतें आने लगी और वो ये उनकी नीतियाँ इस प्रकार की होने लगी कि व्यक्ति दीर्घ काल तक न रुककर अल्पकाल के लिए रुके क्योंकि वहाँ के जो अर्थात किसी भी स्थान के जो मूल निवासी होते थे, उनको ये लगता था कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं
और महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जा रहे हैं या व्यापार में सफल हो जा रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि उनको जो ये अवसर मिल सकते थे, वो कहीं न कहीं इन प्रवासी व्यक्तियों की वजह से उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो कई बार इसकी वजह से संघर्ष और इस तरीके की भी परिस्थितियाँ देखने को मिलती थी। तो राष्ट्रों ने अब इस तरीके की नीतियाँ निर्मित करना शुरू किया कि व्यक्तियों को बहुत अधिक समय तक रुकने का विकल्प ही ना रहने दिया जाए, व्यक्ति कुछ समय के लिए ही रुक पाएँ। तो ये प्रवृत्ति कुछ हाल के वर्षों में बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम प्रवासन के कुछ और नकारात्मक परिणामों की बात करें, तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की ही बात कर लें, तो कई बार देखा गया था कि महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीयों के साथ कई बार ऐसी खबरें आती रहती थीं कि कुछ न कुछ उनके साथ मिसबिहेव किया गया, कुछ बदसलूकी की गई और उन्हें बाहरी कहकर संबोधित किया गया। चूँकि व्यक्ति की अपनी जो संस्कृति है और जब वो जा रहा है, अभी जैसे हमने बात करी कुछ समय पहले कि जब व्यक्ति जाता है अपने स्थान से तो अपनी एक संस्कृति लेकर जाता है, अपनी संस्कृति का वाहक बनकर जाता है और जब दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ की संस्कृति को वो ग्रहण करता है, तो एक सम्मिश्रण हो जाता है। लेकिन कई बार जब ये पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जाता समाज के स्तर पर, तो व्यक्तियों में क्या होता है कि सांस्कृतिक संघर्ष होने लगता है। इसके अलावा आर्थिक विघटन भी होता है। अब जैसे हमने अभी बात की कि अमेरिका में भारतवंशी बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अलग-अलग पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो अगर जो ये पूँजी है या जो लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर अपना उद्योग-धंधा स्थापित कर लेते हैं, तो जो पूँजी वहाँ पर है, वो पूँजी हमारे देश में भी लग सकती थी और उसका हम अपने देश को बेहतर बनाने में उस पूँजी का इस्तेमाल कर सकते थे, उस पैसे का प्रयोग कर सकते थे। तो प्रवासन की वजह से क्या होता है कि पूँजी का जो प्रवाह होता है वो अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमको थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। इसके अलावा धार्मिक विघटन भी हम कई बार देखते हैं कि प्रवासन के परिणाम स्वरूप होता है कि व्यक्ति जब अपने स्थान से छोड़कर गया तो चूँकि भारत में जिस तरीके का एक देखते हैं हम कि धार्मिक माहौल है या व्यक्ति जो है वो धार्मिक नियमों को मानता है, चाहे बाध्यता के रूप में या स्वेच्छा से, बाहर वो उस पर उतना नियंत्रण नहीं रह जाता तो उसके अंदर जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसका भी कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है, उसका ह्रास होता जाता है। इसके अलावा पारिवारिक विघटन भी होता है। जब व्यक्ति रोज़गार की तलाश में या आय के अन्य स्रोत तलाशने के लिए जब व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाता है, तो उसके लिए तुरंत अपना परिवार अपने साथ ले जाना संभव नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर ये सोच होती है कि पहले हम जाकर उस स्थान को देख लें, हम वहाँ की परिस्थितियों को देख लें कि कैसी हैं, वहाँ पर किस तरीके से रहा जा सकता है, अन्य जो सुविधाएँ हैं उनका सब कुछ एक हम संसाधन जो है रहने के वो जुटा लें, तब हम अपना परिवार ले जाएँगे। तो ये जो स्थिति होती है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो एक पारिवारिक विघटन अर्थात वो परिवार जो है वो धीरे-धीरे क्या होता है कि एक तो वो छोटा भी होता जाता है, वैसे भी आजकल नाभिकीय परिवारों का चलन है और उसमें से भी अगर व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर चला जाता है, तो परिवार के समक्ष ये कुछ समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल जो नाभिकीय परिवार है उसमें मुख्यतया पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और जब वो बच्चे भी रोज़गार की तलाश में, पढ़ने की वजह से कहीं न कहीं बाहर चले जाते हैं, तो वो परिवार का आकार और ज़्यादा सीमित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रवासन का ये एक और नकारात्मक परिणाम होता है कि पहले से ही जो परिवार छोटा है, उसका आकार और ज़्यादा छोटा होता जाता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियाँ भी देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति जब नई जगह पर जा रहा है लेकिन उन नई परिस्थितियों से वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है। उसको लगता है कि उसको मतलब एक तरीके से अकेलापन महसूस होने लगता है, उसको उपेक्षा महसूस होने लगती है। हम कई बार ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, ये छात्रों में बहुत अधिक देखते हैं जो दूसरे जगहों से आते हैं और पढ़ने के लिए और जब वो जिस जगह पर आए हैं, जिस स्थान पर वो आए हैं, वहाँ से अपना जब वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं या उन लोगों वहाँ के जो मूल लोग हैं, उनके द्वारा जब उसको सहयोग नहीं मिल पाता है, तो फिर व्यक्ति जो है या जो छात्र है, वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है।
या कई बार जो आया है व्यक्ति, जो प्रवासी व्यक्ति है, उसको ये महसूस कराया जाता है कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप बाहर के हैं, आप हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं। तो ये भी एक परिस्थिति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर अग्रसर करती है, अर्थात उसको प्रेरित करती है। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अगर वो आत्महत्या कर लेगा तभी उसके जो कष्ट हैं जीवन के वो समाप्त हो पाएँगे। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि नैतिक पतन भी व्यक्ति का होता है। जब व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ देता है, अपने परिवार से दूर होता है, तो उस पर नियंत्रण नहीं रह जाता। वो नियंत्रण जो उसके ऊपर एक परिवार का होता है, एक समाज का होता है, उसके पास-पड़ोस का होता है, उसके जान-पहचान के व्यक्तियों का होता है, और जब वो नई जगह पर व्यक्ति जाता है तो उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पर कोई भी कार्य करूँ, कोई भी गतिविधि करूँ, यहाँ पर मुझे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो उसका नैतिक पतन हो जाता है। इसके अलावा जब बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसको धन कमाने का कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति कुछ गलत रास्तों पर चला जाता है, इससे भी उसका नैतिक पतन होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पर जब परिवार का और नियंत्रण नहीं रह जाता है, तो व्यक्ति का नैतिक पतन होने लगता है, जो कि प्रवासन का एक प्रमुख नकारात्मक परिणाम हम कह सकते हैं। इसके अलावा निम्न स्वास्थ्य स्तर भी देखने को मिलता है। जब व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो कई बार उसके समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि पहली बात तो उसके रहने का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं होता, उस तुरंत तो उसको आवास नहीं उपलब्ध हो जाता, तो उसके खाने-पीने की भी समस्या उपलब्ध हो जाती है। या कई बार जो व्यक्ति अपने मूल स्थान पे जो उसका भोज्य पदार्थ हुआ करते थे, दूसरी जगह पर वो उसको नहीं मिलते हैं, तो भी व्यक्ति को समुचित पोषण नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वो धीरे-धीरे गिरने लगता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है और वो ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर शाकाहारी भोजन की उपलब्धता बहुत कम है, तो फिर व्यक्ति को बहुत जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, उनका सामना करना पड़ता है अपने भोजन को जुटाने के लिए, और जब उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार कार्यक्षमता में भी ह्रास होता है, व्यक्ति की जो कार्यक्षमता होती है, वो भी धीरे-धीरे घटती चली जाती है। कि व्यक्ति जब नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है, या उसको लगता है कि उपेक्षा का शिकार हो रहा है, या व्यक्ति को ये लगता है कि जितनी उसकी क्षमता है, वो जितना डिज़र्व करता है, उसके अनुपात में उसको कार्य नहीं मिल रहा, या उतना उसको वेतन नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति का जो काम करने की क्षमता है, या जैसे हम कहते हैं उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे-धीरे उसकी कम होती जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन होता है वो बड़ा अस्थिर हो जाता है। अर्थात जो अनस्टेबिलिटी है, जो व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता, अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो रोज़गार की वज़ह से या शिक्षा की वज़ह से अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो जैसे ही उसको अवकाश मिलता है, या उसको लगता है कि 1-2 दिन का समय है, तो व्यक्ति तुरंत अपने मूल निवास आना चाहता है, अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में आना चाहता है। तो वो क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन बड़ा अस्थिरता भरा हो जाता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति जहाँ पर गया है, उस जब तक उसका स्वयं का आवास नहीं हो जाता, तो व्यक्ति किराए के मकानों पर रहता है, तो वो भी कुछ सालों के उपरांत उसको बदलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन होता है प्रवास करने पे, वो एक तरीके से अस्थिर जीवन हो जाता है। वो व्यक्ति जो है वो अस्थायी जीवन, आज यहाँ तो कल वहाँ वाली स्थिति उसकी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार सुविधाओं से व्यक्ति वंचित भी हो जाते हैं। जो सुविधाएँ व्यक्ति को अपने मूल स्थान में मिल सकती थी, प्राप्त हो सकती थी, वो उसको नहीं मिलती हैं। मान लीजिए कि कोई मज़दूर है और वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक कच्चा ही सही लेकिन अपने मकान में रह रहा है, और जब वो शहर में गया कमाने के उद्देश्य से कि कुछ और कमाएँगे, लेकिन नहीं मिल पाता और उसका आवास भी उसको नहीं मिल पाता, तो व्यक्ति को या तो सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर होना पड़ता है। तो व्यक्ति को जो सुविधा उसके गाँव में मिल रही थी, अर्थात वहाँ पर उसको समय से भोजन मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सोने के लिए एक स्थान मिल रहा था, रहने के लिए छत थी उसके पास, और जब वो शहर गया तो उसके पास उसका भी अभाव हो जाता है। तो कई बार हम ये स्थितियाँ भी देखते हैं।
लेकिन ये सब जो समस्याएँ हैं या ये जो सब नकारात्मक परिणाम हैं, इनको ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि प्रवासन के केवल और केवल नकारात्मक परिणाम ही होते हैं। प्रवासन से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। हमने पिछले व्याख्यानों के दौरान भी चर्चा की थी कि जब भी कोई परिवर्तन होता है, सामाजिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का परिवर्तन, तो हमेशा उसके जो परिणाम होते हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में हमारे समक्ष उपलब्ध होते हैं, हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि प्रवास के कुछ लाभ भी होते हैं। तो इन कौन-कौन से लाभ हैं, आइए इन पर भी चर्चा करते हैं। देखा कि व्यक्ति और समाज को प्रवास के कारण अनेक जो हानियाँ हैं या अनेक जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन इन हानियों के अलावा प्रवास के अनेक लाभ भी होते हैं और खासकर श्रमिकों को और व्यापारियों को तो प्रवास से बहुत अधिक लाभ होते हैं। तो आइए कुछ संक्षेप में हम इन लाभों की चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो आर्थिक लाभ होते हैं, प्रवासन से क्या होता है कि जो श्रमिक हैं, हमने पहले भी बात की कि श्रमिक है और उनका जो परिवार है, उनकी आर्थिक दशा सुधरती है। जब वो बाहर जाते हैं, किसी शहर में गए, किसी देश में गए, तो वहाँ अच्छा वो पैसा कमाते हैं और जो उनको आय हो रही होती है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने सदस्यों को भी भेजते हैं। तो उससे उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और उनके परिवार वालों की भी आर्थिक दशा अच्छी होती है। इसके अलावा अगर व्यक्ति के ऊपर कोई ऋण है या व्यक्ति और कुछ और ज़मीन या कुछ कृषि के कुछ उपकरण खरीदना चाहता है, तो व्यक्ति इतना सक्षम हो जाता है कि उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकता है और अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण भी है, तो वो भी उस आय से व्यक्ति अपना ऋण जो है वो उसको अदा कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि एक सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। तो जो श्रमिक जो होते हैं, प्रवासी प्रवृत्ति उनकी जो होती है, उनको लगता है कि गाँव जो है वो व्यक्ति को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। व्यक्ति को ये लगता है कि जब भी वो बीमार होगा या असहाय महसूस करेगा, तो उसका जो एक मूल स्थान है, वो उसके लिए सुरक्षा का काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रवासन का एक जो अन्य लाभ है वो क्या होता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जहाँ से वो गए हैं वहाँ का जो जनसंख्या का दबाव है भूमि पर वो कम हो जाता है और कृषि कार्यों पर भी या कृषि पर भी जो लोगों की निर्भरता होती है वो भी कम हो जाती है क्योंकि व्यक्ति जब जाते हैं अपना गाँव छोड़कर हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतया जो आजीविका का साधन होता है, वो कृषि या कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वही होते हैं। लेकिन नगरों में कृषि नहीं होता है, वहाँ पर द्वितीयक व्यवसायों की प्रधानता होती है। तो जो भूमि पर जो दबाव होता है या कृषि पर जो निर्भरता होती है, वो प्रवासन के कारण कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो प्रवासन की प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार की है? तो हम कुछ इस विषय में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रवासन का महत्व न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है और ये एक ऐसा तथ्य है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, खासकर अगर हम नगरीय जीवन की बात करते हैं तो। तो हम ये देखते हैं कि एक जो आंकड़ा हमारे समक्ष उपलब्ध है कि वर्ष 2020 तक लगभग 281 मिलियन लोग जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की जो चुनौतियां हैं अर्थात जब व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उसको किस प्रकार की कठिनाइयों का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि जो मतलब जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो प्रत्येक 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और जो सतत विकास के लिए जो एजेंडा 2030 जो तैयार किया गया था, उसमें प्रवासन के योगदान को भी मान्यता दी गई है कि किसी भी देश के विकास में प्रवासन का क्या योगदान हो सकता है। इसके अलावा जो सतत विकास के जो
17 लक्ष्य रखे गए, उनमें से 11 लक्ष्य जो हैं, उनमें प्रवास के लिए लक्ष्य और संकेतकों को शामिल किया गया है। भारत भी जो है वो क्या है, हमने पहले भी चर्चा की कि एक बहुत बड़ा प्रवासी देश है और भारत से बाकी के देशों में जो स्किल्ड लेबर है, जिसे हम कुशल श्रमिक कहते हैं, कुशल श्रम शक्ति कह सकते हैं, उनकी पूर्ति होती रहती है। और भारत जो है वो भारत के बाहर जितने प्रवासी हैं, वो सबसे ज़्यादा जीवंत माने जाते हैं। जो भारतीय लोग हैं वो जब जो अन्य देशों की या कह लीजिए शहरों की जो स्थानीय समुदाय की अर्थव्यवस्था है उनमें योगदान देते हैं, अर्थात वहां पर धन की वृद्धि कराते हैं और वहां से अपने मूल स्थान पे धन भेजते भी हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रवासी हैं वो जहां पर रह रहे हैं और भारत अर्थात उनका मूल देश, दोनों देशों के लिए एक बेहतर स्थिति, बेहतर परिस्थिति बनाने में, बेहतर विकास बनाने में एक योगदान देते हैं। हालांकि इधर कोविड-19 को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि प्रवासन पर भी उसका बहुत असर पड़ा और जो धन था, उसका जो कह लीजिए जो एक प्रत्यावर्तन हुआ करता था, उसकी जो गति हुई वो कहीं न कहीं धीमी हो गई। कोविड-19 महामारी से पहले का समय तक जो धन का आवागमन था, उसकी जो गति थी वो तीव्र हुआ करती थी। लेकिन महामारी के दौरान चूँकि उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उद्योग धंधों पर, बहुत सारे उद्योग धंधे हमेशा के लिए बंद हो गए, कुछ अस्थायी रूप से बंद हुए। तो उनका जो एक हम कहते हैं कि जो धन का प्रवाह हुआ करता था, वो कहीं न कहीं कम हुआ, वो रुका। और जो धीमी जो मतलब धन की आवाजाही जो थी वो उसकी गति धीरे-धीरे धीमी हुई। लेकिन फिर भी जो प्रत्यावर्तित धन है उसने जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं उसमें योगदान है। और जो भारतीय समुदाय है, भारतीय डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, ये जो भारतीय डायस्पोरा है इसने केन्या और युगांडा जैसे देशों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी सहायता की क्योंकि वहाँ पर एक अशांति और संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। हालाँकि हम देखते हैं कि जो भारतीय व्यवसायी हैं, वो छोटी संख्या में ही सही लेकिन लोगों को नौकरियाँ प्रदान करते हैं और स्थानीय रूप से रोज़गार उत्पन्न करते हैं, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ये जो भारतीय हैं, वो सेवा क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। कोविड-19 महामारी का भी जब दौर आया, तो विभिन्न देशों में जो प्रवासी भारतीय थे, उनके जो अपने संगठन थे, उन संगठनों ने भी ऑक्सीजन की पूर्ति की, भोजन उपलब्ध कराया, जिन स्थानों में भोजन नहीं मिल रहा था लोगों को, दवाइयाँ उपलब्ध कराईं। तो हम कह सकते हैं कि प्रवासियों का हर जो योगदान है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। और प्रवासन का महत्व क्यों इतना बढ़ रहा है, तो इसको भी हम कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि प्रवासन का महत्व आखिर क्यों इतना ज़्यादा है। तो जो श्रम की माँग होती है और पूर्ति होती है, ये प्रवासन के द्वारा ही संभव है। क्योंकि भारत जैसे जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, यहाँ पर क्या है कि मानव शक्ति या मानव श्रम जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और जो देश जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो ज़्यादा हैं, लेकिन मानव संसाधन की कमी है कि प्रवासन एक तरीके से जो ये माँग और पूर्ति के बीच में एक पुल का काम करता है कि जिन देशों में श्रम की कमी होती है, वहाँ से श्रमिक जाते हैं और वहाँ पर उनका कुशलतापूर्वक आवंटन हुआ होता है। इसके अलावा जो कौशल विकास है, जिसकी हम बात कर रहे हैं और सरकार द्वारा भी इस पर बहुत फ़ोकस किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, तरह तरीके की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो प्रवासन होता है, वो जब लोग बाहर जाते हैं, वहाँ रहते हैं या बाहर के लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारा संपर्क स्थापित होता है दूसरे लोगों से और उस संपर्क और जो बातचीत है, जो अंतरक्रिया है, इंटरैक्शन है, उससे क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, हमारी स्किल है, हमारा कौशल है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये भी प्रवासन का एक महत्व दर्शाता है बिंदु। इसके अलावा जो जीवन की गुणवत्ता होती है, उसमें भी सुधार होता है। हमने पहले भी चर्चा की कि आर्थिक स्थिति में जो सुधार होता है, तो व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, ये एक स्वाभाविक सी बात है। जब प्रवासन होता है और व्यक्ति प्रवासन करते ही इसलिए हैं कि उनको रोज़गार और आय के अच्छे साधन मिल सकें।
तो जब व्यक्ति रोजगार और आर्थिक समृद्धि की उसकी संभावना जो है वो बढ़ती जाती है और उसका जब आर्थिक स्तर अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति की जो गुणवत्ता है जीवन की वो स्वाभाविक रूप से अच्छी हो जाती है। और जो अतिरिक्त आय जो प्रवासी लोग अपने घर भेजते हैं तो उनका जो भी मूल स्थान है उस पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आर्थिक प्रेषण है तो क्या होता है कि जब जो अगर कोई प्रवासी व्यक्ति है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो क्या करता है कि कई तरीके के आर्थिक रूप से जो जोखिम भरे निर्णय होते हैं उनको भी लेने में सक्षम होता है। वो उसके साथ-साथ उसकी जो कंजम्पशन पावर होती है, जो उपभोग करने की जो उसकी शक्ति है, उपभोग व्यय है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब में उसका जो अतिरिक्त आय होती है, उसमें निवेश कर सकता है वो व्यक्ति। तो जो निवेश की प्रवृत्ति है, वो भी प्रवासन के द्वारा किसी समाज में बढ़ती है क्योंकि व्यक्ति के पास क्या होता है, अतिरिक्त आय आती है और फिर वो अतिरिक्त आय को व्यक्ति पूँजी के रूप में अन्य क्षेत्रों में निवेश करने लगता है। इसके अलावा सामाजिक प्रेषण भी होता है कि जब व्यक्ति जो प्रवासन होता है, उसके द्वारा जो व्यक्ति है, जो प्रवासी है, उसका सामाजिक जीवन जो होता है वो बेहतर बनता है क्योंकि व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है, वहाँ की नई संस्कृति सीखता है, रीति-रिवाज सीखता है, भाषा सीखता है। तो व्यक्ति की जो एक दायरा होता है, उससे व्यक्ति बाहर निकलता है, एक वृहद दायरे में प्रवेश करता है तो व्यक्तियों में समानता और सहिष्णुता की भावना विकसित होने लगती है अर्थात जो भेदभाव और एक दूरी जो पाई जाती है वो धीरे-धीरे व्यक्तियों में कम होने लगती है। लेकिन हमें कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिल रही हैं कि प्रवासन के से संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं जैसे कि जो सीमांत वर्ग हैं तो उनके कुछ मुद्दे उभर कर हमारे सामने आते हैं जैसे कि हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं या सामाजिक रूप से जो व्यापक लोग हैं, स्वीकृत हैं या भारत में जैसे हम उच्च जातियों की बात करें या अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनमें अगर गोरे रंग के लोगों की बात करें, तो वो क्या होते हैं कि अन्य समाजों में उनको अधिक आसानी से उनको अपना लिया जाता है, जबकि जो हाशिए पर लोग हैं, जिन्हें हम सीमांत लोगों के नाम से जानते हैं, उनको जो है वो कई देशों में प्रवेश कर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता और अगर किसी तरीके से उनको प्रवेश मिल भी जाता है, तो उनका उन लोगों के साथ किन लोगों के साथ? जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और सामाजिक रूप से भी जिनकी मान्यता है, उनके साथ उनका घुलना-मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो कई बार जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में गया है, तो जो मेज़बान देश अर्थात जिस देश में गया है, वहाँ के लोग आने वाले लोगों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं और हमेशा उनको एक दूसरी नज़र से या दूसरे दर्जे के नागरिक ही समझते हैं। जैसे अभी हमने भारत के अंदर ही आंतरिक प्रवासन की जो चुनौती थी, जिसके अंतर्गत हमने सांस्कृतिक संघर्ष की बात की थी कि ज तो वहाँ पर उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है और यही प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के बीच में देखने को मिलती है कि व्यक्ति जो है वो सांस्कृतिक अनुकूलन है या जो उसके समक्ष एक भाषा की बाधा है, अकेलेपन की चुनौतियाँ हैं, ये सब व्यक्ति को इन सब का सामना करना पड़ता है। और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं और जो सामाजिक लाभ होते हैं, उनसे भी व्यक्ति कहीं न कहीं वंचित रह जाता है। जैसे कि अभी जो बाहर रह रहे हैं लोग, भारत से जो बाहर रह रहे हैं, तो अभी वो मतदान से अपने वंचित हो जाते हैं, वोट देने का जो अधिकार है, वो नहीं कर पाते। इसके अलावा जो एक उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस कार्ड जो होता है या राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, इन सबको प्राप्त करने में जो उनको आसानी हो सकती है, वो उनको नहीं रहती है क्योंकि वो प्रवासी हैं। तो प्रवासन के कारण जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, वो उन तक नहीं पहुँच पाती हैं और ये इनका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। तो ये कुछ प्रवासन से संबंधित चुनौतियाँ हैं जो हमारे समक्ष आती हैं। और अब प्रवासन का जो भविष्य है वो कैसा हो सकता है, इस पर भी हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं, थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि हमने पहले भी अपने व्याख्यान के दौरान इस बिंदु पर चर्चा की कि प्रवासन जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम नकार नहीं सकते हैं कि भविष्य में भी इसके लिए कुछ हमें ऐसी जो नीतियाँ हैं वो निर्मित करनी पड़ेंगी।
क्योंकि प्रवासन जो है वो मानवीय विकास है, वो जो मानवीय विकास की प्रक्रिया है उसका एक अभिन्न अंग होता है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रवासन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और अगर हम प्रवासन को रोकते हैं तो इसके द्वारा बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अगर गरीबी को कम करना है, देश को विकास के रास्ते पर निरंतर अग्रसर रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रवासन पर आधारित जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उनको हमें तैयार करना होगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की भूमिका भी हमें तय करनी होगी कि प्रवासन में राज्य सरकारों की भूमिका क्या हो सकती है। विदेश मंत्रालय का एक जो थिंक टैंक है वो लोगों को प्रशिक्षित करे और लोगों को रोजगार उन्मुख बनाए कि लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको पहले से ही एक ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि जिन चुनौतियों का, जिन समस्याओं का सामना वो बाहर जाने के बाद वहां पर करते हैं, उन समस्याओं का सामना उनको ना करना पड़े, वो अनुकूलन अपना कर सकें। और उसके अलावा हम ये देखें, जिम्मेदारी लें कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज अपने व्याख्यान के दौरान हमने प्रवासन की चर्चा की। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम व्यवसाय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।